आज के इस वीडियो में बात करेंगे द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। आपको पता है यूनिट 2 पढ़ रहे हैं अपनी हम जेंडर पे। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 11। 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं इस बुक के अंदर हम बुक पर अपने हम आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 11 को। चैप्टर 11 हमारा है द येलो फिश। को लिखा है अंबाई ने। वो स्टडी करेंगे डिटेल से। द येलो फिश पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी वो कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपके टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है, आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आपको यहाँ पर आपको वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसका PDF मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंबाई से पहले द येलो फिश पढ़ने से पहले पढ़ना होगा हमें अंबाई के बारे में। अंबाई कौन थी? देखिए अंबाई जो थी इनका रियल नेम था CS लक्ष्मी। CS लक्ष्मी इनका रियल नेम था। अंबाई इनका पेन नेम था, यानी इन्होंने अपना नाम खुद से रखा था अंबाई। ये इनका पेन नेम था। देखिए राइटर जब बन जाता है कोई तो उसके बाद वो क्या करता है, वो अपना नाम जो है वो चेंज कर लेता है। ओपन ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो अपना नाम जो है रियल नेम ना रख के वो अपने नाम को किसी और नाम से संबोधित कर देते हैं अपनी बुकों को। तो ये इनका पेन नेम था। राइटर बनने के बाद उन्होंने अपना नाम अंबाई रख लिया था। इससे ये फेमस हुई। शी वॉज बोर्न इन मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली। एक ब्राह्मण परिवार के अंदर ये मध्यम वर्ग का परिवार था, उसमें इन्होंने जन्म लिया था 1944 में। 1944 के अंदर इनका जन्म हुआ था। पालागढ़ मद्रास, पालागढ़ मद्रास में इनका जन्म हुआ था, जो अब केरला में है। ठीक है, जो आज के समय में केरला में है। शी वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। ये अपने माँ बाप की तीसरी औलाद थी। कैसे ये थर्ड चाइल्ड थी अपने माँ बाप की, ठीक है, तीसरी औलाद थी। व्हेन द थर्ड चाइल्ड हैपन टू बी डॉटर, द फैमिली वाज वेरी विजिबल अपसेट। और जब तीसरा बच्चा एक लड़की के रूप में पैदा हुआ तो जो इनकी फैमिली थी, यानी इनके जो पिता थे, दादी थी, वो काफ़ी अपसेट थी, काफ़ी वो परेशान थे। खासतौर से इनके जो पिता थे वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि तीसरा बच्चा लड़की हो गई थी। ठीक है, बिकॉज इट वॉज एन अनप्लैंड प्रेगनेंसी। और एक रीज़न इसका ये भी था कि जो ये पैदा हुई थी, एक ये अनप्लैंड प्रेगनेंसी के तौर पर ये पैदा हुई थी। तो अम्बाइस का जो बर्थ बर्थ है, अम्बाइस का जो बर्थ रहा, तो कह सकते हो आप कि वो एक एक्सीडेंट था। ये मानती थी कि इनका जो बर्थ था, का जन्म जो हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, वाज एन एक्सीडेंट। इसके इनके जो पिताजी थे वो इन्हें पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि एक तो इनका देखिए एक तो तीसरा बच्चा, एक तो लड़की पैदा हो गई थी, इस वजह से इनको पसंद नहीं था। अनप्लैंड प्रेगनेंसी थी, ये इसलिए पसंद नहीं था। अनप्लैंड प्रेगनेंसी होने के बावजूद तीसरा बच्चा लड़की हो जाए तो ये एक तरीके से इनके लिए ठीक नहीं था, इन्हें पसंद नहीं था। दूसरा ये था कि इनका जो कलर था, भाई का जो कलर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा डार्क था। तो ये अपनी बेटी को कहीं ना कहीं ये ब्लैकी कह के बुलाते थे। ठीक है, तो इनको पसंद नहीं थी। लेकिन जो इनकी माँ थी वो बहुत सपोर्टिव थी। वो इनको काफ़ी हेल्प करती थी पढ़ाई में भी। और पढ़ाई के साथ साथ इनकी मदर जो थी वो काफ़ी, उनका भी पढ़ने में कहीं ना कहीं उनकी रुचि थी। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सब्सक्राइब कर रखा था, न्यूज़ चैनल को, न्यूज़पेपर्स को। तो जितनी भी मैगजीन्स न्यूज़पेपर तमिल लैंग्वेज के अंदर आती थी वो पढ़ने के लिए इनको भी देती थी। तो काफ़ी सपोर्टिव थी इनकी माँ। अम्बाई जो थी इनको तमिल मीडियम स्कूल में जो है पढ़ने के लिए भेजा गया था, अगेंस्ट द इंग्लिश मीडियम, वन ऑफ द विच हर एल्डर सिबलिंग वेंट्स। और जो उनके बड़े जो बहन भाई थे, जो इनके बड़े बहन भाई थे वो एक अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़े थे। लेकिन तमिल जो अम्बाई थी, इनके साथ भेदभाव हुआ और इनको तमिल मीडियम स्कूल के अंदर भेज दिया पढ़ने के लिए। शी वॉज बिगिनिंग राइटिंग एट द एज ऑफ 16। जब ये 16 साल की थी तब से इन्होंने लिखना जो है वो चालू कर दिया था। शी हैड वोन द फर्स्ट प्राइज इन अ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय द जर्नल कनान। जर्नल कनान ने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था। कंपटीशन, प्रतियोगिता एक ऑर्गेनाइज की गई थी इनके द्वारा, जिसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया था। उसके बाद देखिए इन्होंने एक राइटिंग लिखी थी, एक नॉवल लिखा था। इनने, अंबाई ने, नंदी मलाई चार्ली। ठीक है, तो ये इन्होंने एक नॉवल लिखा था नंदी मलाई के नाम से। इस जो नॉवल था, इस नॉवल को प्रसिद्ध होने के बाद इन्होंने इस नॉवल को जो अपीयर्ड किया गया इसके अंदर इन्होंने अपना नाम अंबाई लिखा था। और उसके बाद से इन्होंने जितनी भी राइटिंग लिखी वो अंबाई के नाम से लिखी, और उसके बाद ये अंबाई के नाम से ही जानी जाती है। यानी CS लक्ष्मी के नाम से इन्होंने राइटिंग नहीं लिखी थी, अंबाई के नाम से इन्होंने लिखी थी।
ही सिक्योर्ड अ यूजीसी फेलोशिप, इनको एक फेलोशिप मिली थी यूजीसी से। उसको लेने के बाद इन्होंने एडमिशन लिया जेएनयू के अंदर, और वहाँ से इन्होंने पीएचडी करी दिल्ली से आके 1967 में इन्होंने पीएचडी करी थी जेएनयू से। ठीक है, और ये इनकी कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में इनके द्वारा लिया गया एक अलग स्टेप था, तो शायद ये कभी ना ले नहीं पाती, पर इन्होंने लिया इस स्टेप को, इनके लिए कहीं ना कहीं ये अलग स्टेप था। चलिए अब बात करते हैं द येलो फिश की। तो द येलो फिश जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। अंबाई को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं द येलो फिश की। येलो फिश एक शॉर्ट स्टोरी है। एक फिश जो होती है वो समुद्र से बाहर आकर गिर जाती है रेत पर, और एक कपल्स होता है, वो कपल्स उसको देखकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। इस प्रकार से उनके साथ जो हुआ था वो उसको उस टाइम पे सोचते हैं। तो इस प्रकार की ये कहानी है, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जो अंबाई की ये शॉर्ट स्टोरी जो है येलो फिश, ये देखिए हमें क्या बताती है। ये बताती है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो किस प्रकार से हमारे समाज के अंदर फैला हुआ है। जो नरेटर है, जो लेखक है इसके अंदर, उसने इस स्टोरी को तीन भागों के अंदर बांटा है। इस स्टोरी को हम तीन भागों में देख सकते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है स्टोरी का, वी आर गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिशिंग बोट्स रिटर्निंग अश्योर आर डिस्कार्डेड फिश स्ट्रगल टू सर्वाइव रिमाइंड्स द नरेटर ऑफ अ सिमिलर स्ट्रगल शी विटनेस्ड सम टाइम बैक। यानी एक कपल्स होता है, नरेटर जो है वो इसके अंदर कपल्स है। ठीक है, वो एक बोट से देख रहे होते हैं कि एक बोट में एक फिश होती है, द येलो फिश वही होती है, और वो रेत पर फेंक दी जाती है, समुद्र से बाहर निकाल कर उसको फेंक दिया जाता है। और अपना जीवन जीने के लिए वो जो फिश जो होती है वो संघर्ष कर रही होती है। तो उस संघर्ष को जब वो कपल देखता है, यानी लेखक जो होती है उसको देखती है, उसको देखने के बाद उसे अ, अपना जो जीवन है वो याद आ जाता है, किस प्रकार से उसने भी सेम स्ट्रगल को देखा है, यानी उसके साथ भी इन चीज़ों का बर्ताव हुआ है। अब क्या बर्ताव हुआ है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। तो ये सब कुछ वो देख के महसूस करती है कि ये सब चीज़ उसके साथ भी हो चुकी है। तो कुछ समय बैक चली जाती है वो। जो सेकंड जो पैराग्राफ है वो हमें उसके बैक के बारे में, यानी उसके अतीत के बारे में बताता है, तो किस प्रकार से उसके अतीत को जो है बताया गया है। उसके साथ होता क्या है, देखिए कपल होता है एक, जिसका नाम होता है अन्नू, जो इसके अंदर लेखिका है, नरेटर है, और है अरुण। ये एक जोड़ा होता है, एक कपल होती है। इनकी एक बच्ची होती है। ठीक है, वो बच्ची का जन्म जो होता है वो प्री मेच्योर हो जाता है, यानी 9 मंथ्स के बाद बच्चे का जन्म होता है। लेकिन इनकी बच्ची का जन्म प्री मेच्योर हो जाता है। तो उस बच्ची को जो है जब प्री मेच्योर जन्म हो जाता है किसी बच्चे का, तो उसको मशीन के अंदर रखा जाता है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन उसकी बच्ची काफ़ी सर्वाइव करती है और अपनी वो जान जो है वो नहीं बचा पाती, वो मर जाती है। तो मरने के बाद उसकी जो अस्थियाँ होती है उसको समुद्र के अंदर बहाने के लिए उसकी फैमिली लेके जाती है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है उस अन्नू जो लेखक है वो सब चीज़ें वो देख चुकी है, किस प्रकार से जो उसकी बेटी ने संघर्ष किया जीने के लिए, लेकिन वो जी नहीं पाई थी। ठीक है, तो मछली को देखकर उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी बेटी के साथ भी सेम चीज़ हुई है। यानी जिस प्रकार से वो मछली रेत पर गिरी हुई संघर्ष कर रही है जीवन जीने के लिए, उस प्रकार से उसकी बेटी ने भी संघर्ष किया था, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं पाई थी। जिस प्रकार से उसकी बेटी जो है वो मर जाती है। तो फिश को देखकर वो यही महसूस करती है कि ये फिश भी मरे ना, ये अपना जीवन जी ले। तो फिश को देखकर वो ये सोचती है कि किस प्रकार फिश ने स्ट्रगल किया है, ऐसी ही उसकी बेटी ने भी स्ट्रगल किया था। तो वो उसकी बेटी को बचा नहीं पाई थी, तो फिश के लिए वो सोचती है कि मैं इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी जिससे कि ये फिश बच जाए। अब देखिए जो उसकी बेटी थी उसका नाम था जलजा। जो उसकी बेटी मर गई थी, जो प्री मेच्योर जो बॉर्न हो गई थी जब उसकी बेटी मर गई थी, उसका नाम जलजा था। ठीक है, और ये कपल जो था उसका नाम था अन्नू और अरुण। और अन्नू ही जो है इसकी नरेटर है, लेखक है। ठीक है, तो वो ये सोचती है किस प्रकार से मैं इस जो फिश है वो इसकी जो है वो हेल्प कर दूं, वो अपना जीवन जो है इस फिश का जो है वो जो जीवन जो है बचा दे वो। थर्ड सेक्शन में देखिए क्या होता है। थर्ड सेक्शन में द नरेटर जो है अन्नू, अंडरस्टैंडेबल डिप्रेस्ड, हेल्प्स अ डिस्कार्डेड येलो फिश टू सर्वाइव एंड रिटर्न्स इट टू द सी। देर इज नो ऑब्वियस लिंकेज बिटवीन द टू इवेंट्स एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट that both form part of the experiences of the first person narrator अन्नू। थर्ड पार्ट में होता क्या है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। जो फिश होती है वो सैंड पर पड़ी होती है, तो वहां पर एक फिशर बॉय होता है। ठीक है,
वो फिशर बॉय जो फिश मछली पकड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उसको बोलती है कि आप इस फिश को जो है उठा के समुद्र के अंदर डाल दीजिए। तो फिशर बॉय जो है उसकी तरफ देखता है, अन्नू की तरफ, और वो हंसता है। और हंसते हुए वो उस काम को कर तो देता है, लेकिन वो इस तरीके से काम करता है जैसे फिश की जो है ज़िंदगी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। लेकिन जो फिशर बॉय है वो फिर भी उसको उठा के जो है समुद्र के अंदर डाल देता है। तो मछली की जान बच जाती है। मछली की जान बचने के बाद जो है अन्नू को काफ़ी अच्छा फील होता है, और उसे लगता है कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं अपनी बेटी के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मैंने मछली के लिए तो जो है वो कर दिया, उसकी जान जो है वो मैंने बचा ली। तो जो ये एक्सपीरियंस है वो हमें क्या बताता है कि जो समाज है, वो समाज जो है वो किस प्रकार से महिलाओं के लिए, या ये कह सकते हो कि बच्चियों के लिए, ठीक है, नरेटर ने इसको हिसाब से अपने हिसाब से प्रस्तुत किया है कि जो समाज है वो बच्चियों के लिए किस प्रकार की भावना रखता है। इस भावना से निकलना होगा, इस भावना को दूर करना होगा, इसके विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी होगी। ये अंबाई जो है ये बताना चाहती है अपनी शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। तो इसको हम इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। ये हमारी स्टोरी थी जो खत्म हो जाती है, फिश बच जाती है, फिश को बचा लिया जाता है अन्नू के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।